प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस मस्ती भरे यूट्यूब चैनल परफेक्ट फिजिक्स बाय विनय सर में। दोस्तों, जैसा कि हमारी वीडियो की सीरीज चली आ रही है, लास्ट वाले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था गाउस का प्रयोग। आज गाउस की प्रयोग के जो अनुप्रयोग होते हैं 3-4, उनमें से मैं पहला अनुप्रयोग करवाने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें हम कौन से लेक्चर की सहायता लेंगे? जो सेकंड लास्ट वाला लेक्चर है, जिसमें मैंने रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व पढ़ाए थे, उस लेक्चर का भी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। यदि आपने वो सतत आवेश वितरण वाला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले लिंक पे जाके लिंक पे क्लिक करके उस लेक्चर को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइए तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मेरा कोई अनंत लंबाई का एक सीधा लंबा तार है, चालक तार है। इस पे प्लस क्यू आवेश मैंने दे रखा है, ठीक है। अनंत लंबाई का तार है। अब जब इसमें गाउस का प्रमेय जब हम अप्लाई करेंगे, गाउस का नियम लगाएंगे, तो सबसे पहले गाउस का प्रमेय लगता कहाँ है? बंद पृष्ठ में। तो हमने क्या किया, इसको एक बेलनीय पृष्ठ में बंद किया, इस चालक तार को, ठीक है। लीजिए, ओके। अब इस जो बेलनी पृष्ठ लिया है हमने, इसके रेडियस ले ली r, तो यहाँ भी रेडियस कितनी होगी इसकी? r। जो बेलन है इसकी हाइट ली है हमने l, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर कोई 3 अल्पांश लिए हैं। इधर एक अल्पांश लिया, ये एक अल्पांश इधर ये लिया है और एक अल्पांश इधर ये लिया है। अल्पांश कितना है? ds, इधर भी ds, इधर भी ds, ठीक है दोस्तों। अब इन अल्पांशों से जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा कैसी होगी? यहाँ पे इसके लंबवत, यानी यहाँ पे थीटा कितना होगा? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे जब इस अल्पांश से वैद्युत क्षेत्र इधर की तरफ होगा, यहाँ पे देखो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर, और ds यानी अल्प क्षेत्रफल भी इधर है, तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री। यहाँ पे क्षेत्रफल इधर और वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर e, तो यहाँ पे थीटा कितना हुआ? 90 डिग्री। इसको मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे फ्लक्स होगा φ1, यहाँ पे फ्लक्स होगा φ2 और यहाँ पे फ्लक्स होगा φ3, ठीक है दोस्तों। अब हमें इस पूरे गाउसीय पृष्ठ से जो टोटल हमारा वैद्युत फ्लक्स निकलेगा उसकी गणना करेंगे, ठीक है। संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है दोस्तों। और कुल वैद्युत फ्लक्स को हम डिनोट करेंगे फाई से। तो यहाँ पे फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पहला फ्लक्स कितना है? φ1 प्लस दूसरा फ्लक्स कितना है? φ2 प्लस तीसरा फ्लक्स कितना है? φ3। देखिए, जब पूरे इस लूप में हमने वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो जितना वैद्युत फ्लक्स इससे होके निकल रहा है उन सबको क्या कर देंगे? टोटल कर देंगे। चलिए इनकी वैल्यू निकालेंगे अब हम। फाई इज इक्वल टू φ1, मैंने जब वैद्युत फ्लक्स पढ़ाया था तो वैद्युत फ्लक्स में फाई इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? E इंटू ds। तो यहाँ से लीनियर इंटीग्रेशन E इंटू ds, बीच का कोण कितना है? कॉस थीटा, और थीटा की जगह पे यहाँ कितना लगाएंगे? 90, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आते हैं φ2 पे। समाकलन E इंटू ds कॉस थीटा, यहाँ पे कितना है? 0, प्लस समाकलन, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, E इंटू ds कॉस, और यहाँ पर थीटा कितना है? 90 डिग्री, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ से इनको सॉल्यूशन करेंगे इनका। यहाँ से देखो E कांस्टेंट है, बाहर निकल आया, E बाहर निकल आया, अंदर क्या बच गया? ds, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 0 लगा दिया, प्लस यहाँ से E कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन, अंदर क्या बच गया? ds cos,
और जीरो अंश, cos जीरो अंश का मान कितना हो दोस्तों 1 होता है, तो गुणा कर दिया मैंने cos जीरो अंश की जगह पे 1 प्लस इंटीग्रेशन ई कांस्टेंट था बाहर निकाल लिया, क्या बच गया अंदर ds और cos 90 का मान फिर से होता है 0। चलिए क्या निकल गया, फाई इज इक्वल टू ये 0 का मल्टीपल हुआ टोटल कितना हो गया 0 प्लस यहाँ से ये कितना हो गया ई इंटीग्रेशन ds प्लस ये कितना होगा टोटल 0। तो फाई यहाँ से निकल के आया टोटल हमारा ई इंटीग्रेशन ds। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिख देता हूँ फाई इज इक्वल टू निकल गया है ई इंटू लीनियर इंटीग्रेशन ds। यहाँ पे ई क्या है दोस्तों वैद्युत क्षेत्र है और जो ds क्या है अल्प क्षेत्रफल। ठीक है, अल्प क्षेत्रफल, यानी कि इस जो पूरे गाउसीय पृष्ठ में हमने अल्पांश लिए हैं, अल्पांश का क्षेत्रफल कितना है, तो ये क्या था हमारा बेलन, और बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है दोस्तों, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h। ठीक है, और यह h क्या होती थी बेलन की हाइट, और हाइट हमने कितनी ली थी l, तो यहाँ पे h की जगह पे क्या हो जाएगा l। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे फाई इज इक्वल टू ई इंटू लीनियर इंटीग्रेशन ds की जगह पे हम क्या लगा देंगे 2πr/l। इसको मान लिया समीकरण नंबर फर्स्ट। आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं सेकंड वाले पोर्शन पे इसको शुरू करता हूँ। तो अब इसके बाद हम लगाते हैं यहाँ से गाउस की प्रमेय। गाउस की प्रमेय से, और दोस्तों मैंने गाउस की प्रमेय तुम्हें पढ़ाई है, वो क्या होती थी फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है दोस्तों, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, इसको मान लिया मैंने समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 क्या था फाई इज इक्वल टू ई इंटू 2πr/l। ठीक, और समीकरण 2 क्या है क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। समीकरण 1 और समीकरण 2 का देखिए LHS क्या है इक्वल है, यहाँ भी फाई है यहाँ भी फाई है, तो दोस्तों दोनों समीकरणों के जो RHS होंगे वो भी कैसे होंगे इक्वल होंगे। चलिए बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि समीकरण 1 व 2 से, चलिए समीकरण 1 का RHS कितना था E इंटू 2πr/l इज इक्वल टू समीकरण 2 का RHS कितना है Q अपॉन एप्सिलॉन 0। चलिए इसके बाद हम जानते हैं रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इज इक्वल टू क्या पढ़ाया था दोस्तों मैंने Q अपॉन L पढ़ाया था। यहां से यदि मैं Q का मान निकालूं, यहां से यदि मैं Q का मान निकालूं तो क्या हो जाएगा लैम्डा L। ठीक है, चलिए समीकरण नंबर 3 मान लेता हूं मैं इसको, और इसको मान लेता हूं मैं समीकरण नंबर 4। अब अच्छा रहेगा, तो समीकरण 4 का मान उठा के रख देंगे दोस्तों हम 3 में, समीकरण 4 का मान किस में रख देंगे समीकरण 3 में रखने पर, चलिए उठा के रख देते हैं, क्या हो जाएगा E इंटू 2πr/l इज इक्वल टू Q की जगह पे हमने लगा दिया लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन 0। यहां से देखिए दोस्तों L से L हो गई कैंसिल, क्या बच गया E इंटू 2πr इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन 0। यहां से यदि मैं E का मान निकालूं, E का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2πr इंटू एप्सिलॉन 0। इसके बाद मैंने क्या किया अंश और हर में 2 से गुणा और 2 से भाग कर दिया, अंश व हर में 2 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ से 2 लैम्डा अपॉन 2 2 जा 4 पाई एप्सिलॉन 0 को इधर लिख लेता हूँ और R को लिख देता हूँ मैं इधर, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ E इज इक्वल टू ऊपर से 1 कॉमन निकाल ली, नीचे से ले ली 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ये हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन R। यही है दोस्तों अनंत लंबाई के सीधे चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत।
चलिए दोस्तों, एक बार मैं आपको इस पूरे लेक्चर को दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। मैंने कोई एक समान अनंत लंबाई का कोई चालक तार लिया था जिस पे आवेश कितना है, +q आवेश है। उस तार को मैंने किसी बंद गाउसीय पृष्ठ में, बेलनीय पृष्ठ में मैंने रख दिया है। यहाँ पे मैंने 3 अल्पांश लिए थे, एक इधर, एक बीच में, एक इधर। तो यहाँ से जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो इस अल्पांश से यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यहाँ पे थीटा 0 रहेगा, यहाँ पे थीटा रहेगा 90। यहाँ पे फ्लक्स को मैंने φ1 से डिनोट किया है, यहाँ पे फ्लक्स को मैंने φ2 से, और यहाँ पे फ्लक्स को मैंने φ3 से। इस संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ से जो टोटल वैद्युत फ्लक्स निकलेगा वो टोटल कितना होगा उसको मैंने φ से डिनोट किया है। φ = φ1 ये वाला प्लस φ2 प्लस φ3, तीनों को ऐड कर दिया है। और φ मैंने पढ़ाया था दोस्तों लीनियर इंटीग्रेशन E × ds cos थीटा। ठीक है, यहाँ से देखिए φ लीनियर इंटीग्रेशन E × ds cos, φ1 में थीटा कितना था 90, तो थीटा की जगह पे 90 लगा दिया। φ2 में देखिए लीनियर इंटीग्रेशन E × ds, और थीटा 2 में जो थीटा का मान था वो कितना था 0 अंश था, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे 0 अंश लगा दिया। तीसरे में E × ds, थीटा की जगह पे कितना था यहाँ पे 90, तो 90 लगा दिया। चलिए φ हो गया, यहाँ से E कांस्टेंट था बाहर निकाल लिया, cos 90 की वैल्यू 0 हो गई। यहाँ से E बाहर निकाल लिया, cos 0 अंश की वैल्यू 1 हो गई। E बाहर निकाल लिया, cos 90 की वैल्यू 0 हो गई। टोटल ये हमारा सॉल्व करने के बाद निकल के आया इतना। ठीक है, अब यहाँ पे E क्या था, वैद्युत क्षेत्र था, और ये जो लीनियर इंटीग्रेशन ds था वो क्या था दोस्तों, इस गाउसीय पृष्ठ का यानी बेलन का वक्र पृष्ठ। और बेलन का वक्र पृष्ठ होता है दोस्तों 2πr/h, और h क्या होती थी वहाँ पे हाइट होती थी। और यहाँ पे हमने हाइट कितनी ली थी दोस्तों, इसकी l ली थी। ठीक है, l ली थी, तो यहाँ पे लगा दिया 2πrl और समीकरण नंबर मान लिया 1। उसके बाद मैंने गाउस की प्रमेय लगाई है, और गाउस की प्रमेय मैंने लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ाई थी। यदि आपने लेक्चर नहीं पढ़ा तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप इस लेक्चर को पढ़ सकते हो। φ होता है Q/ε0, इसको मान लिया मैंने समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से मेरे को क्या नजर आ रहा था कि इसका LHS दोनों समीकरणों का इक्वल है, तो इसको RHS भी क्या होंगे, अपने आप ही इक्वल हो जाएंगे। E × 2πrl = Q/ε0। हम जानते हैं रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा क्या होता है दोस्तों, Q/L। तो यहाँ से जब मैं Q का मान निकालूंगा तो ये लैम्डा × L हो जाएगा। समीकरण नंबर मान लिया मैंने इसको 4। समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रख दिया। देखिए E × 2πrl = Q की जगह पर रख दिया मैंने लैम्डा L/ε0। L से L कैंसिल हो गया, क्या निकल गया है, E × 2πr = λ/ε0। यहाँ से फिर हमने क्या किया, E बराबर निकाला तो 2πr नीचे चली गई, अंश और हर में मैंने 2 से गुणा कर दिया, तो E = 2λ/4πε0r। E हो जाएगा, फिर यहाँ से मैंने ऊपर से 1 कॉमन निकाला, नीचे से 4πε0 अलग कर लिया, 2λ/r। यही आया था दोस्तों एक समान अनंत लंबाई के एक समान चालक तार के कारण जो भी हमारा वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका व्यंजक। आई होप दोस्तों ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि लेक्चर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपकी कमेंट जब मैं पढ़ता हूँ तो मेरे को अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मेरा मन करता है और ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करूँ यूट्यूब पर। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक इसको शेयर करना है ताकि वो भी बहुत अच्छे से पढ़ सकें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।